जय भवानी साथियों, जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, जय शनिदेव, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई जुड़ जाइए। आज आप सभी से बहुत 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 ज़रूरी बात करनी है। आज आप सभी को कुछ ऐसी सच्चाई बतानी है जिसको जानने के बाद शायद राजपूतों को एहसास हो जाए कि कोई है जो उनके लिए जी रहा है, कोई है जो उनके लिए लड़ रहा है, कोई है जो उनके लिए सोच रहा है। आज आप सभी को किस्से सुनाने हैं एक ऐसे राजपूत के, एक ऐसे भाई के, एक ऐसे क्षत्रिय के जिसने अपने दम पे अपना घर परिवार सब कुछ भुलाकर राजपूताने के पीछे अपना सब कुछ त्याग कर दिया। क्षत्रियों की हर एक बात पे लड़ता है, क्षत्रियों की हर एक बात पे भिड़ जाता है और आज वो महाराणा प्रताप के सम्मान के लिए भिवानी जेल की सलाखों के पीछे है। और शायद हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं भाई के बारे में सोच के, तो नींद में जब झपकियां आती हैं तो लगता है कि उपेंद्र भाई जेल के अंदर से भी बोलते हैं जय राजपूताना, जय राजपूताना। इतना हम लोग उनसे प्रभावित हैं, इतना हम लोग उनसे क्षत्रियों के प्रति जागरूक हैं कि हम लोगों को हमेशा समझ में आता है कि एक ही व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो लड़ाई को सच में लड़ रहा है। बाकी लोग तो पॉपुलैरिटी लूटने में लगे हुए हैं, बाकी लोग तो पगड़ियाँ पहनने में लगे हुए हैं, बाकी लोग तो अध्यक्ष बनने में लगे हुए हैं, बाकियों को अपने सामने 10-12 न्यूज़ चैनल के माइक चाहिए, आगे पीछे 10-20 गाड़ियाँ चाहिए, 15-20 लड़के उनके लिए चिल्लाने वाले चाहिए और सोशल मीडिया पे उनको अपना प्रचार चाहिए। सच्चाई में देखा जाए तो क्षत्रियों के लिए खुल के मेरे ख्याल से उपेंद्र राणा के सिवा हिंदुस्तान में कोई लड़ नहीं रहा है। चलिए मैं आप सभी से शुरू करता हूं आज अपनी बात को। सभी साथियों से निवेदन है, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, जितने क्षत्रियों तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी से कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो शायद हिंदुस्तान के क्षत्रियों को नहीं पता होगा, जो शायद आप लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि खुलकर आज मैं कई सारी बातें कहूंगा। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उपेंद्र राणा का भाई हूं, जो सही है वही बोलूंगा, जो गलत है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं साथियों, दबा के शेयर कीजिएगा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जितने ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में आज इस बात को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा नाम है जिसका नाम जब लो ना तो हमारे घरों में रखी तलवारें भी चमक छोड़ देती हैं। क्षत्रियों की शान कही जाने वाली जितनी सारी चीजें हमारे और आपके साथ जुड़ी हुई हैं उनकी याद आ जाती है, उन पे गर्व होता है जब हम नाम लेते हैं उपेंद्र राणा का। तो सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। जितने भी हिंदुस्तान में साथी हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, भाई हैं, अपने समाज के लोग हैं। मैं बाकी के समाज के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपने समाज के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि शायद हिंदुस्तान के बाकी समाज के लोग को उपेंद्र राणा पसंद भी नहीं आएगा। जिन्हें पसंद आएगा वो अपने समाज के लोग हैं, और अपने समाज में भी वो लोग जो सच में क्षत्रियता के लिए या राजपूतों के लिए जीते हैं, वो नहीं जो झूठी दुनिया में एक अपना एक जो जिसे कहते हैं कि पाखंड रस्ते हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले क्षत्रिय और राजपूतों की बात करना चाहता हूं, जमीनी स्तर पे जीने वाले युवाओं की बात करना चाहता हूं। क्षत्रिय समाज में अगर कुछ हानि हो जाती है उसके लिए लड़ने की शक्ति रखने वाले राजपूतों से बात करना चाहता हूं। तो आइए आप सभी को ले चलते हैं आज के 5 साल पहले मेवाड़ की धरती पे। आप सभी को ले चलते हैं एक ऐसे राज्य में जहां पे जाटों और गुज्जरों का बोलबाला हुआ करता था, एक ऐसे राज्य के बारे में जो दिल्ली से सटा हुआ, जिसको आज आप लोग हरियाणा के नाम से जानते हैं। अगर आज आप सभी पिछले 5 साल पहले चले जाएंगे उसी हरियाणा के बारे में, तो वहां पे राजपूतों को कोई जानता तक नहीं था, क्षत्रियों को कोई पूछता तक नहीं था। वो दयनीय हालत थी हरियाणा के राजपूतों की कि उपेंद्र राणा के उठने से पहले, उपेंद्र राणा की आवाज लगाने से पहले, उपेंद्र राणा के लड़ने से पहले हरियाणा कभी राजपूतों के नाम से नहीं जाना जाता था। हरियाणा हमेशा जाना जाता था जाटों के नाम से और गुज्जरों के नाम से। मगर आज अगर आप देखेंगे तो हरियाणा की पहचान राजपूतों के नाम से है। उसके पीछे की कहानी आज मैं आप सभी को बताता हूं। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आप सभी को बताता हूं कि जब हम सभी अपने परिवार में रहते हैं, हम सभी ठंडियों में कंबल के अंदर बैठे रहते हैं, हम सभी अच्छी अच्छी गाड़ियों से घूमते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं और रात को अपने परिवार के साथ सो जाते हैं, इसी को जिंदगी समझते हैं। उसी समय में क्रांतिकारी युवा अपने घर में, अपने परिवार में सबसे अलग तरीके से जिंदगी जीने वाला एक युवा
हरियाणा भिवानी के शहर में रहने वाला वो व्यक्ति, नाम जिसका आप सभी सुने ही होंगे, आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा जिसकी जयकारे लगाए जा रहे हैं, जी हाँ, अपना भाई ओकेंदर राणा फ्रॉम हरियाणा। मैं आप सभी को बताता हूं आज के 4 साल 4.5 साल पहले की वो कहानी, कि उसी हरियाणा के चंडीगढ़ के आसपास के एरिया से या गुड़गांव के आसपास के एरिया से नया नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा था। फेसबुक पे लोग नया नया अपनी बातें रखना शुरू किए थे। फेसबुक पे लाइव नहीं आता था तो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, और उसी में से एक चेहरा था जिसका नाम था बॉबी कटारिया। वो व्यक्ति अपने घमंड में, अपने नशे में, अपने अहंकार में कुछ भी बोल जाता था और उसको लगता था कोई उसकी आवाज को शांत नहीं कर सकता है। तभी अचानक एक लड़का हरियाणा भिवाड़ी शहर में बैठ के उस वीडियो को देख रहा था। उसने तत्काल प्रभाव से उस बंदे का नंबर निकाला जिसको आज आप लोग बॉबी कटारिया के नाम से जानते हैं, जिसको आज आप लोग बहुत बड़ी हस्ती समझते हैं, जिसको आज आप लोग बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर समझते हैं। उसके पास जब फोन जाता है, फोन की घंटियां जब गुनगुनाना शुरू होती हैं, और जब उधर से एक व्यक्ति बोलता है कि बॉबी कटारिया, मैं ओकेंदर राणा बात कर रहा हूं हरियाणा से, तो वो सुन हो जाता है कि ओकेंदर राणा, कौन ओकेंदर राणा? तो वो बोलते वही ओकेंदर राणा जो 24 घंटे का तुम्हें समय देता है। 24 घंटे में जिस समाज को तुमने गाली दी है, जिस समाज को तुमने छोटा दिखाया है, जिन राजपूतों के बारे में तुम अनाप शनाप बक रहे हो, उनको अगर तुम नहीं माफी मांगते हो तो तुम्हारे घर में तुमको बैठाकर माफी मंगवाएंगे। याद रखना, नाम हमारा ओकेंदर राणा है। और मैं आप सभी को बता दूं, आज आप सभी चले जाइए गूगल पे और टाइप करिए बॉबी कटारिया वर्सेस ओकेंदर राणा। टाइप करिए यूट्यूब पे जाकर बॉबी कटारिया वर्सेस ओकेंदर राणा। आपको एक वीडियो दिखाई देगा जहां पे वही बॉबी कटारिया मुंह झुकाए नीचे बैठा हुआ था और उसके पीछे 2 लोग राइफल और बंदूक की नोक लिए बैठे हुए हैं, और बगल में बैठा हुआ हरियाणा का शेर ओकेंदर राणा। बॉबी कटारिया की आंखों से पानी टपक रहा है, रोते रोते माफी मांग रहा है और कह रहा, ओकेंदर भाई आप हुक्म हो, आप राजा हो, आप महाराजा हो, आप समाज की शान हो, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं और पूरे समाज से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि आज के बाद मैं क्षत्रियों को एक शब्द नहीं बोलूंगा। यह किस्सा शुरू हुआ था ओकेंदर राणा के शुरुआती करियर का, जब हिंदुस्तान के युवा जानना शुरू किए थे कि 24 घंटे का समय देने के बाद 24 घंटे की सुई खत्म भी नहीं हुई थी और बॉबी कटारिया माफी मांग रहा था ओकेंदर राणा के बगल में बैठ के। और बगल में बैठ के नहीं, एक बात आप और बता दूं, ओकेंदर राणा कुर्सी पे बैठे हुए थे और बॉबी कटारिया घुटने पे बैठा हुआ था। उसको कहते हैं राजपूत। आइए आप सभी को और बताता हूं, क्योंकि हम लोग वो व्यक्ति हैं, वो चेहरे हैं जो शुरुआत से ही अपने भाई ओकेंदर राणा के संघर्षों को बहुत करीब से देख रहे हैं। आज शायद मेरा भी राजपूत समाज में इतना लड़ना बोलना, इतना ज्यादा आगे आना, अगर कुछ बढ़ा हूं, मैं कुछ लड़ पाता हूं, कुछ कर पाता हूं, तो मेरी प्रेरणा का स्रोत है ओकेंदर राणा। जी हाँ, मैं आप सभी को बताता हूं कि आज भीम आर्मी, भीम सेना, भिमटे 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 के नाम से सोशल मीडिया पे तहलका मचा रहता है। आज भीम आर्मी के चंद्रशेखर, रावण, सतपाल तंवर जगह जगह कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं। आज ये लोग मनुवादियों को मनुस्मृति जला रहे हैं, आज ये लोग भगवान को गाली दे रहे हैं, आज ये लोग अयोध्या पे राम मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, आज ये लोग कहते हैं कि क्षत्रिय के जितने बच्चे नहीं, उतने ज्यादा संख्या में उनके घर में बच्चे हैं जितनी क्षत्रियों को हिंदुस्तान में संख्या नहीं है। अरनी करनी परनी सेना कुछ भी बोल के निकल जाते हैं ये भीम आर्मी वाले। मगर मैं आपको सुनाता हूं वो समय की कहानी जब भीम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर अपने ऑफिस में बैठकर बोल रहा था, ललकार रहा था और गरिया रहा था क्षत्रियों को, राजपूतों को, उनको पोछा लगाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, क्या क्या गंदे गंदे अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था। शायद वो वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा हूं। अनाप शनाप कुछ भी बक रहा था वो। उसका नाम था सतपाल तंवर। सतपाल तंवर जो भीम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता है। और मैं बताता हूं आप सभी को, सतपाल तंवर इतना कुछ बोल के निकल जा रहा था, मगर हिंदुस्तान के किसी क्षत्रिय संगठन, किसी राजपूतों के अध्यक्षों ने फोन नहीं किया, ना उससे बात की, ना उसके बारे में एक शब्द कहा। मगर हां, जो असली क्षत्रिय होगा, जो महाराणा का नाती और पोता होगा, जिसके रगों में क्षत्रियों के उबाल खून बह रहा होगा, उसको दर्द होगा। और दर्द हुआ पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता में। 7% राजपूत कहे जाने वालों में से हरियाणा के उसी भिवानी के एक गांव से एक लड़के को। फिर उसका नाम क्या था? नाम था ओकेंदर राणा। जी हां, जब सतपाल तंवर के ऑफिस के फोन की घंटियां बजना शुरू हुई तो सतपाल तंवर से एक ही बात बोली गई कि सतपाल, ओकेंदर राणा बात कर रहा हूं, तुमने क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को और हमारे महापुरुषों को शब्द कैसे बोल दिए? तुम्हें अपने समाज की बात करना हो, अपने समाज की बात करना, मेरे समाज के बारे में बोलोगे तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और मैं बोलने वालों में से नहीं हूं, मैं सच में मुंह तोड़ दूंगा। अगर 24 घंटे के अंदर तुमने माफी नहीं मांगी तो जिस ऑफिस में बैठ के तुम बोल रहे हो, ना वो ऑफिस रहेगा, ना तुम्हारा थोबड़ा रहेगा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, 361 से ज्यादा साथी देख रहे हैं,
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। आज कहानी सुना रहा हूं मैं आपको उपेंद्र राणा के बारे में। सच्चाई बताना चाहता हूं क्षत्रिय युवाओं को, जो हमारे आपके जैसे नौजवान हैं, उन सभी को बताना चाहता हूं उपेंद्र राणा के बारे में। जो कई सारी अनसुनी कहानियां हैं जो आपको नहीं पता है, आज उनसे अवगत कराना चाहता हूं। फिर क्या था, सतपाल तंवर सोच रहे थे कि कोई ऐसा ही फोन कर दिया होगा, कोई ऐसे ही बोल के निकल जाएगा, कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। सतपाल तंवर फिर से वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी उपेंद्र राणा ने फोन किया था, मुझे धमकी दे रहा था, मुझे ये कह रहा था, मुझे वो कह रहा था। और सतपाल तंवर चुस्कियां ले रहे थे, मुस्की काट रहे थे, मजे लूट रहे थे। 24 घंटे भी नहीं बीते थे, अगले दिन शाम को 4 बजे से पहले सतपाल तंवर के पैंट में पेशाब आ जाती है, जब उसके लोग बोलते हैं कि अरे सतपाल, तुम्हारा ऑफिस तो तोड़ दिया गया है। और ऑफिस कोई चोरी से नहीं तोड़ रहा था, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव वीडियो बना के वो ऑफिस तोड़ा गया था। पूरे हिंदुस्तान के छत्री बिलक बिलक के देख रहे थे कि अकेला लड़का सतपाल तंवर के गांव में घुस गया और जाके उसका ऑफिस तोड़ के चला आया और बोला, सतपाल तंवर, आज तेरा ऑफिस तोड़ा है, कल तेरा मुंह तोड़ूंगा, अभी भी मौका दे रहा हूं, मेरे समाज से माफी मांग लो। तो सोचिए आज के क्षत्रिय संगठन क्या करते हैं। आज के क्षत्रिय संगठन कहते हैं कि मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो मैं धरना दे दूंगा, मेरे बारे में कुछ बोलोगे तो आंदोलन दे दूंगा। अरे सोचो, वो अकेला बंदा धरना भी था क्या? वो अकेला बंदा खुद ही एक आंदोलन था। जहां पहुंच जाता था, सतपाल तंवर को बैठा के माफी पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रियों के सामने बिलक बिलक के रोने वाले सतपाल तंवर पहली बार अगर माफी मांगे थे तो अपने राजपूतों के शेर भाई उपेंद्र राणा के प्रभाव से। फिर क्या था, मुकदमे पे मुकदमे लगना शुरू हो गए। सतपाल तंवर वहां की लोकल सरकार से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, उनके समाज में भोसड़ी के बहुत सारे चमरकिट थे, बहुत सारे हरिजन थे, सब मिलकर सरकार को बोले कि अगर वोट चाहिए तो उपेंद्र राणा को गिरफ्तार करिए। फिर क्या था, आपको लगता है क्या उपेंद्र राणा फोन करके बोल रहा होगा या वीडियो बना के बोल रहा होगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो? नहीं, उपेंद्र राणा हंसते हंसते चला गया थाने के अंदर, बोला, मैं हूं उपेंद्र राणा, मेरे समाज को बोलोगे तो मैं बोलूंगा, मेरे समाज को बोलोगे तो मैं तोड़ूंगा। और हंसते हंसते उसने अपने ऊपर दर्जनों मुकदमे लगवा लिए। ना किसी समाज के सामने वो बंदा कहने गया, ना किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन करके गिड़गिड़ाने गया। वो बंदा अगले 24 घंटे में अपने दम पे छूट के बाहर आ गया। फिर क्या था, किस्सा शुरू हो गया क्षत्रिय समाज और राजपूत समाज का। जब आनंद पाल जैसे हमारे भगवान कहे जाने वाले राजस्थान के वो सूरमा जब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी हत्या करवा दी गई। सारी राजनीतिक साजिशों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर एक प्रलय सा आ गया था कि आज आनंद पाल जैसे लोग का इनकाउंटर किया जा रहा है, क्षत्रिय समाज को दबाया जा रहा है। मगर क्या राजस्थान के क्षत्रियों में कमी थी या राजस्थान के राजपूत कम पड़ गए थे कि हरियाणा से वो शेर उनके गांव सवरात के लिए 200 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ में पहुंच जाता है और कहता है कि आनंद पाल हमारे भाई थे, हमारे आनंद पाल के लिए हमारे भगवान थे वो। तो क्या आनंद पाल ऊपर से बैठ के उपेंद्र राणा को सोना पहना रहे थे या आनंद पाल ऊपर से बैठ के उपेंद्र राणा को माला पहना रहे होंगे? नहीं, मगर आनंद पाल की आत्मा गर्व कर रही होगी कि धरती पे उपेंद्र राणा जैसे सूरमा जिंदा हैं। आज भी आप टीवी की वो क्लिप देख लीजिएगा कि आनंद पाल के मामले में जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा मुकदमे किसी के ऊपर लगे हुए हैं तो वो हरियाणा के उपेंद्र राणा के ऊपर लगे हुए हैं। बाकी लोग तो अपनी जिंदगी की राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं आनंद पाल जी के नाम से। मेरे पास वो वीडियो है न्यूज चैनल का जहां पे वो बैठ के एंकर बोल रही है कि उपेंद्र राणा के ऊपर इतने आपराधिक मामले लगाए गए हैं आनंद पाल इनकाउंटर के मामले की वजह से। आप सोचिए, क्या कभी उपेंद्र राणा ने ये सब आप सभी से बोला? क्या कभी राजपूत समाज से बोला कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया? नहीं बोला। मैं बात करना चाहता हूं उसी उपेंद्र राणा के बारे में जिसको हम लोग पूजते हैं उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी को। परम शिष्य महाराज जी के हम हैं। हम अपने उम्र के जब 17 साल के उसमें थे तब से हम योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू वाहिनी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। महाराज जी के प्रतिनिधि भी रहे हैं, उनके कई सारे कार्यक्रम में व्यवस्थापक और संस्थापक और संरक्षक भी रहे हैं और बहुत ही लग के हमने काम किया 10-11 साल हिंदू युवा वाहिनी में। हमारा शुरुआती सारा संघर्ष बीता है तो योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में और शरणों में। उसी योगी आदित्यनाथ जी को मुंबई में बैठा एक फ्लॉप, सुपर टूपर फ्लॉप हीरो मजाक बना रहा था, टकला गंजा क्या क्या बोल रहा था। हिंदू हृदय सम्राट की बीजेपी पार्टी में अनेकों धुरंधर थे, अनेकों अनुराग ठाकुर दुनिया भर के लोग थे, मगर किसी की बोलती नहीं निकलती है। बोलती निकलती है
तो फिर से वही भिवाड़ी के गांव में बैठे हुए उस उपेंद्र राणा की आवाज से एजाज खान के पर्सनल नंबर पे फोन जाता है और कहते हैं कि तुमने योगी आदित्यनाथ को बोला, उससे मुझे खराब नहीं लगा। तुमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोला, वो भी मुझे खराब नहीं लगा। तुमने एक राजपूत समाज के मेरे भाई को बोला, चाहे आज वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे आज वो सीएम हैं, उसकी परवाह नहीं है, मगर वो मेरे समाज के हैं। तुमने उन्हें टकला, गंजा और क्या क्या बोला, उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। और तुम माफी नहीं मांगोगे एजाज खान, तो मैं महाराष्ट्र के मुंबई के तुम्हारे घर में, तुम्हारे फ्लैट के अंदर घुस के माफी मंगवाऊंगा। आप बताइए, किसी की गाड़ में इतना दम था क्या? चलिए, चाहे भले वो फ्लॉप हो, है तो बॉलीवुड का ना वो। बॉलीवुड वही बॉलीवुड जिसके पैसों पे पल रहा है शिवसेना, जिसके पैसों पे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का परिवार जी रहा है, जो आज सरकार में है। चाहते तो बॉलीवुड के ऊपर आंच भी आएगी तो अर्णव गोस्वामी जैसे लोगों को घसीट के उनके घर से जेल भेज दिया जाता है। तो उपेंद्र राणा के साथ क्या करवा सकते थे वो लोग, आप खुद सोचिए। मगर मैं आप सभी को बता दूं, कोई वहां फौज नहीं गई थी या गाड़ियों का काफिला नहीं गया था। वो बंदा उपेंद्र राणा एयरपोर्ट से उतरकर अकेले उसके घर की तरफ चला गया, घंटी बजा के बोलता है, मैं उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। और जो समाज के बाकी हिजड़े, किन्नर, छक्के लोग हैं, वो उस समय बैठ के मजा लूट रहे थे। ये हो गया, वो हो गया। अरे साले, सोचो, 2700 किलोमीटर दूर से कोई आदमी आके उसके घर में घुस से उससे माफी मंगवा के वीडियो बनवाता है, बगल में बैठ के उससे कहता है। पहली बार एजाज खान ने कहा था अपने मुंह से, पहली बार एजाज खान ने अपने मुंह से कहा था कि मैं समाज से माफी मांगता हूं। मैंने कहा, छत्री भाई, राजपूत भाई मेरे भाई हैं, मुझसे कुछ भी हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। 511 साथी देख रहे साथ हिंदुस्तान में आज ये ट्रेंड पे चलेगा वीडियो। इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि हर छत्री तक वो वीडियो पहुंच जाए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं किसी के माध्यम से लाइव होके कि मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई के साथ ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मेरे भाई के साथ जो होना था वो तो हो गया। मेरे भाई को जेल जाना था वो तो जेल चला गया। मेरे भाई को 2 कौड़ी के उस बीकानेर के थाने से, पूगल थाने से उठा के जो है कोर्ट भेज दिया जाता है और कोर्ट में जज साहब सुना देते हैं उनको सजा। आप सोचिए, धारा 151, 152, 295 क्या होती हैं? अगर जरा सा भी आप पढ़े लिखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि धारा 151 का मतलब होता है शांति भंग करना। 295 का मतलब होता है कि जाति कहीं पे संघर्ष करने पे कुछ दंगा भिड़ सकता है, कहीं पे जो है जाति सौहार्द बिगड़ सकता है। बस उससे ज्यादा ये धाराओं में कोई दम नहीं था 151, 52 और 295 में। मगर आप सोचिए कि वहां का विधायक, एसटी एससी का वो विधायक गोविंद राम मेघवाल, वहां की वो लेडी सीओ, वहां का वो भीम सेना का अध्यक्ष। आप सोचिए कि जहां इतने बड़े बड़े धुरिंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं राजस्थान की धरती पे, जहां महिपाल सिंह मकराना जैसे जयपुर में सूरमा बैठे हुए हैं, जहां कालवी साहब जैसे भगवान बैठे हुए छत्री महासाहब के, वहां पे आप सोचिए कि एक 2 कौड़ी का भीमसेना का चमारों का अध्यक्ष दबाव बना देता है सीओ पे, और हमारे समाज से एक फोन भी नहीं जाता उस सीओ को। क्यों नहीं जाता है साथियों, क्यों नहीं जाता है बताइए? फोन इसलिए नहीं जाता है कि लोगों को डर लगता है। करनी सेना जितनी भी है, सभी करनी सेना के अध्यक्षों और सभी के लोगों को मैं बहुत वास्तविकता में जानता हूं, बहुत करीब से जानता हूं। किसी की मैं बुराई नहीं करना चाहता हूं। क्यों पता है? क्योंकि सलभ प्रताप सिंह इकलौता वो व्यक्ति है, आप अच्छे हो या बुरे हो, आप मेरे क्षत्रिय समाज के, आप मेरे राजपूत समाज के हैं, आप मेरे भाई हैं। और मैं अपने भाई को कभी ऊपर नीचे नहीं दिखाऊंगा, भले वो मेरे पीछे पड़ जाए, मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बके, मेरे बारे में सैकड़ों पोस्ट डाले, मेरे बारे में कुछ भी कहे, मगर अगर वो मेरे समाज का है तो मैं उसका सम्मान करूंगा। समाज के बीच में कहीं उसकी पगड़ी नहीं उछालूंगा, क्योंकि उसकी पगड़ी उछलने का मतलब है मेरी खुद की पगड़ी उछल रही है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वही खून है जो मेरे अंदर खून दौड़ रहा है। वो भी छत्री, मैं भी छत्री। तो एक राजपूत दूसरे राजपूत की अगर बुराई करता है तो आपको क्या लगता है उसका डीएनए सही है? नहीं, उसका डीएनए बिल्कुल नहीं सही है। अगर कोई छत्री किसी छत्री की टांग खींचता है तो उसका डीएनए बिल्कुल नहीं सही है, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। भाई हमारी तो आदत है, हम तो उपेंद्र राणा के भाई हैं। हम कहना चाहते हैं समाज के साथियों से, 607 साथी देख रहे हैं, कि गोविंद राम मेघवाल वो व्यक्ति है जिसने वहां पे इन सारे जितना भी प्रोपोगंडा हुआ है ना, वो तलाई गांव जो भी है वहां पे, जिस गांव में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को तोड़ा गया था, जिस गांव में उस चौराहे को क्षतिग्रस्त किया गया था और उस चौराहे पे भगत सिंह के नाम से उस चौराहे को बनाने की मांग की जा रही थी। आप सोचिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आप सभी से, कुछ दिन पहले वही हाल
राजस्थान में और हुआ था। और आज भी, आज दिन की खबर मैं बता रहा हूं, महाराणा प्रताप की एक मूर्ति और एक चौराहे को और तोड़ दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के क्षत्रियों से, आप ऐसे ही हंसते रहिए, आप ऐसे ही एक दूसरे की टांग खींचते रहिए, आप ऐसे ही एक दूसरे को पकड़िया पहनाते रहिए, आप ऐसे ही संगठन के नाम पे संगठन 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 बनाते जाइए। टाइगर बना ओम फोर्स, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, श्री राजपूत करनी सेना, करनी सेना, करनी सेना 1, करनी सेना 2, अम्मू जी की करनी सेना, गोगामणि जी की करनी सेना, कालवी साहब की करनी सेना, मकराना साहब की करनी सेना, मतलब क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय जो है सेना, क्षत्रिय महासेना, दुनिया भर की जितनी भी सेना आप बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। 632 साथी देख रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप और सेना बनाइए। परसों नरसों एक महाराणा प्रताप का चौराहा तोड़ा गया, आज एक और तोड़ा गया, कल शायद फिर तोड़ा जाएगा। और आने वाले समय में राजस्थान को लोग भूल जाएंगे। आज जोन एसटी के फोन करने से सीओ साहब एक्शन ले रही हैं। जिस एसटी के फोन करने से सीओ साहब बोलती हैं कि मैं सबक सिखा दूंगी उपेंद्र राणा को, मैं उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगी, मैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे लगाऊंगी, मैं परेशान कर दूंगी उपेंद्र राणा को। शायद आज उपेंद्र राणा वहां आपके लिए लड़ने गया था, वो उपेंद्र राणा को आप लोग बचा नहीं पाए, थाने से छुड़ा नहीं पाए, वो जेल चला गया। कल को शायद सजा और हो जाए, कहीं और जाके फिर वो बंदा फंस जाए, तो आपके लिए बार बार उपेंद्र राणा और शलभ प्रताप सिंह लड़ने आएंगे क्या? नहीं। अगर हम लोगों को कुछ हो जाता है तो हम लोग की आत्माएं नहीं टहल रही हैं आपका रक्षा करने के लिए, आपके समाज के लिए बोलने के लिए। मैं सही बता रहा हूं साथियों, ये सच्चाई है। और आने वाले समय में क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज, राजस्थान की जो पहचान हुआ करती थी, वो फिर पहचान बन जाएगी मेघवाल लोग की, जाट लोग की, बेनीवाल लोग की, गुज्जर लोग की। आज हनुमान बेनीवाल का सिक्का चल रहा है, आज मेघवाल का सिक्का चल रहा है, आज उस भीमसेना के अध्यक्ष के फोन से सीओ साहब एक्शन ले रही हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। हम बोलेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि शलभ प्रताप सिंह जैसे नौजवान आपकी सेनाओं में प्रदेश संगठन मंत्री के पद पे काम करते हुए अपना लाखों रुपया खर्चा करके, अपने शरीर की सारी ऊर्जा खर्चा करके उत्तर प्रदेश से लाखों राजपूतों को आपके लिए लड़ा के, बुला के, आपकी सेना को, आपकी संगठन को, आपके समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किए हैं। तो आप लोग अगर हमें शर्मिंदा करेंगे तो हम बोलेंगे कि आज एक उपेंद्र राणा के लिए आप लोग बोले होते, आपके फोन गए होते, आप उस सीओ साहब से पूछे होते कि जुर्म में उपेंद्र राणा को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो शायद आज मेरा भाई सलाखों के पीछे बैठ कर अंधेरे में सिसकियां ना ले रहा होता। शायद आज मेरा भाई अपने घर में आपकी तरह बैठ के आग ताप रहा होता, वो भी अपने बच्चों के साथ में खाना खा रहा होता। मगर आज वो जेल की सलाखों के पीछे, इसके पीछे गुनहगार वो लोग जिनके लिए वो लड़ने गया था, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इंतजार कर रहे थे कब मैं बोलूंगा, कब आप बोलेंगे, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, मेरी सेना ने क्या किया, तेरी सेना ने क्या किया। मेरी सेना तेरी सेना के पीछे फंस गया बेचारा वो हरियाणा का शेर, अपना भाई उपेंद्र राणा और प्रदीप राघव भट्टा। फिलहाल आपके दम पे गए भी नहीं थे हमारे भाई, मैं बताना चाहता हूं। वह ना आपके दम पे गए थे, ना आपसे कोई उम्मीद करते हैं हम लोग, ना आपके सामने मैं कभी गिड़गिड़ाऊंगा। मेरे पिछवाड़े में दम होगा तो मैं अपने भाई को निकाल लूंगा। और हमारे समाज के भाई वहां लगे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, कभी ये मत सोचिएगा कि शलभ प्रताप सिंह हाथरस में उस दिन से मौजूद था। शलभ प्रताप सिंह हाथरस में उस दिन से मौजूद था जिस दिन से उपेंद्र भाई के ऊपर हुआ था, और मैं पूरे टाइम वही था। आज शलभ प्रताप सिंह बीकानेर क्यों नहीं है, इसके पीछे ये कारण है। हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मुझे मना कर रखा है कि यहाँ पे 4 नसों को जोड़ा गया है, प्लास्टिक सर्जरी हुई है, सर्जरी की वजह से नसें अभी तक जुड़ी नहीं है, और मैं ट्रेवल करूंगा तो इन 4 नसों पे समस्या आ जाएगी और ये हाथ खराब हो सकता है। सिर्फ मेडिकल वार्निंग की वजह से शलभ प्रताप सिंह आज अपने घर पे बैठा हुआ है। और मुझे मेरे भाई उपेंद्र राणा ने खुद भी मना किया था कि आप अभी जो है ट्रेवल मत करिएगा, सफर मत कीजिएगा, नहीं तो शलभ प्रताप सिंह वो व्यक्ति है जो आज बीकानेर में होता। मगर जब आप लोग का साथ ही नहीं मिला, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, आप लोगों ने कुछ संघर्ष ही नहीं किया, वहां पे 684 साथी देख रहे हैं, उन सभी से मैं यही कहना चाहता हूं कि राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज एक ऐसे क्षति को आमंत्रण दे रहा है कि कल को आपके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। आज जो नौजवान साथी जय भवानी जय राजपूताना अपने फेसबुक पे लिख रहे हैं ना, कल उनके पास वो नहीं रह जाएगा। आज भीमसेना के अध्यक्ष लोग के फोन सुने जा रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर जो है मेघवाल जैसे जात के विधायकों के जलवा हो रहा है, तो कल को यही होगा कि मेघवालों का सत्ता आ जाएगी, उसी भीमसेना का राज आ जाएगा, उसी हनुमान बेनीवाल का दबदबा आ जाएगा। जाट गुज्जर और हरिजन मिलकर राजस्थान में एक सरकार बना लेंगे और राजपूत समाज को फिर से गुलामी की बीड़ा में बांध कर रख देंगे। ये कोई नई बात नहीं है साथियों, आप सभी जानते हैं ये कोई नई बात नहीं है। अगर वही उत्तर प्रदेश होता,
मैं कसम से बता रहा हूं आप सभी को, मेरा इतिहास पता कर लीजिएगा, मैं एक भी बात झूठ या फर्जी नहीं बोलता हूं, पूरा समाज जानता है। उत्तर प्रदेश होता, महाराणा प्रताप की मूर्ति उखाड़ना तो छोड़ दीजिए, उनकी मूर्ति की उंगली भी कोई तोड़ देता ना, उसको चौराहे पे खड़ा करके योगी आदित्यनाथ की सरकार में गोली मार देते हम लोग। उसको चौराहे पे खड़ा करके योगी आदित्यनाथ की सरकार में गोली मार देते हम लोग। और हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति को तोड़ के आप किसी अन्य जाति और समाज का चौराहा बनाएंगे तो यहां चौराहे कम नहीं हो रहे हैं, यहां चौराहे कम नहीं हो रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा, शलभ प्रताप सिंह जैसे लोग जब से संघर्ष करना शुरू किए हैं उत्तर प्रदेश में, महाराणा प्रताप जैसे लोगों के चौराहे बढ़ने लगे हैं, घटते नहीं हैं। नए नए चौराहे हम लोगों ने निर्माण करवाए हैं अपने करनी सेना के लेटर पैड पे, अपने धर्मरक्षक सेना के लेटर पैड पे, मीडिया में, अखबार में, हर जगह आप पता कर लीजिएगा। हम लोगों ने नए नए चौराहों को सरकार से निवेदन करके बनवाया है। हम लोगों ने विधायक सांसदों से निधियां लेके उनको बढ़ाया है, घटाने का काम नहीं किया है। मैं कोई महान नहीं बता रहा हूं, मगर उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय और राजपूत अन्य जगह के क्षत्रिय और राजपूत से थोड़े अलग है, इस बात को मैं मान गया। आप सोचिए कि जब हमारे हाथरस में हमारे उपेंद्र भाई थे तो दिन रात संघर्ष करके वहां के समाज के भाई हम लोग वहां लगे हुए थे, और वहां पे एक शब्द भी किसी शासन प्रशासन ने गलत नहीं किया। यहां बोलते कि शासन दौड़ा रही थी, पीछा कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। ये राजस्थान है जहां आप कांग्रेस की सरकार को बना के तो बैठे हुए हैं, मगर कांग्रेस की सरकार की कठपुतली बन गया है राजपूत समाज, और वहां शेर बनने की आवश्यकता नहीं है समाज के करनी सेना के इन धुरंधर अधिकारियों को। आप लोग अगर अपने अपने जिलों में, शायद आपको खराब लग रहा होगा, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपका ही भाई हूं। महिपाल सिंह मकराना जी, मैं आप ही का भाई हूं। कालवी साहब, मैं आपका ही बच्चा हूं। सुखदेव सिंह गोगामरी जी, मैं आपके साथ कई सालों से काम कर रहा हूं। मैं आप ही का छोटा भाई हूं, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूं। मगर मुझे इस बात को कहने में कष्ट हो रहा है कि आप लोग अगर जरा सा भी संघर्ष किए होते तो आज मेरा भाई बाहर होता। और सुनील सारन जी कुछ लिख रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बिल्कुल सुनील सारन जी, आप कुछ गलत लिख रहे हैं ना, तो आप ये जान जाइए कि आप जिसके लाइव पे लिख रहे हैं उसका नाम है शलभ प्रताप सिंह। अगले 15 मिनट में आप अपने घर से निकाल के नहीं मार दिए गए तो हम राजपूत नहीं। इसलिए थोड़ा सोच समझ के लिखिएगा। आपकी पूरी कुंडली निकाल के मारेंगे, और हम लोग बोलने वाले नहीं हैं, दौड़ा के मारेंगे, गिरा के मारेंगे, और ऐसा मारेंगे कि आपके मेघवाल सांसद विधायक जो है ना, और आपके जो भीमसेना वाले हैं ना, वो आपकी लाश को पहचान भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा अपने औकात में रहिएगा। ये लाइव सिर्फ और सिर्फ राजपूत समाज के साथियों और भाइयों के लिए है, उपेंद्र राणा के समर्थकों के लिए है, और क्षत्रिय सूरमाओं के लिए है। आप जैसे दो बाप के औलादों के लिए नहीं है, जो आज गुलामी की बीड़ा में इस कदर जकड़ गए हैं कि आप लोग अपनी जीजा, फूफा और पापा को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो हम आएंगे आगे वाले समय में, न्योता देंगे आपको। और जिस दिन मेरा भाई सुरक्षित वापस आ जाएगा, जो भी है अपने आप को शेर समझ रहा है, सूरमा समझ रहा है, उसको उसी बीकानेर की गलियों में दौड़ा के नहीं मारे ना, तो हम भी शलभ प्रताप सिंह नहीं। याद रखिएगा, एक क्षत्रिय का वचन है। बस आप किसी कष्ट में है कि भाई हमारा अंदर है, जिस दिन भाई बाहर हो जाएगा आप हमारे जूतों और बेल्ट की सोटे खाएंगे, बस उससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है। समाज के साथियों शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कल क्या होगा हमें नहीं पता। कल मंडे को कोर्ट क्या फैसला देती है वो भी हमें नहीं पता। कल जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे, क्या धाराएं बढ़ाई गई हैं, कौन से विधायक का जवाब है। और हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि जो सरपंच था वो डेली तलाई का, वो भी एक राजपूत था, जिसने सरकार को और पुलिस को फोन करके बोला था कि उपेंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो पहले ऐसे आदमी का विरोध होना चाहिए। विरोध तो होगा, कायदे से होगा, और विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं होगा, विरोध जमीनी स्तर पे भी होगा। ऐसे आदमी का सर मुंडवा के, कालिक पोत के अंडे बरसाना चाहिए उनके ऊपर, और सोटे और डंडे तो ऐसे समाज के बरसाने चाहिए कि राजपूत समाज इनका बहिष्कार करे। क्योंकि आप देखिए, मैं कहता हूं कि आप 50 लाख ना सही, 50 लाख में 40 लाख हिजड़े मौगों को छाट दीजिए, 10 लाख ही रखिए, मगर मर्द रखिए, शेर रखिए, और जिगरा और कलेजे से मजबूत रखिए। 746 साथी देख रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल मेरा भाई कह रहा प्राउड ऑफ यू शलभ प्रताप सिंह भाई। बिल्कुल भाई, हम लोग तो समाज के लिए जीते जीते अपना सब कुछ कुर्बान कर बैठे हैं। मेरे बारे में तो आप सभी को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही शलभ प्रताप सिंह, हिंदुस्तान का पहला ऐसा क्षत्रिय जो धारा 144 लगने के बावजूद भी, कश्मीर का इतना बड़ा फैसला हुआ, वहां पे महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, वहां पे इतना बड़ा 370 लागू कर दिया गया, तो उसके बाद भी शलभ प्रताप सिंह कश्मीर के लाल चौक पे जाकर राजपूत और क्षत्रिय की प्रतिष्ठा बचाने के लिए 15 अगस्त को वहां पहुंच गए थे। उसके बाद कई घंटे हम सलाखों के पीछे भी बैठे रहे। ये वही शलभ प्रताप सिंह है जिसने भीम आर्मी और भीम सेना के जो भी आपके ये थे क्या, चंद्रशेखर रावल,
उनकी गाल में लाठी भर दिया था, उनको घुटने पे टिका दिया था, माफी मांगने पे मजबूर कर दिया था, पाली में गिराकर मरवाया था। ये वही शलभ प्रताप सिंह तो रात को 2 बजे छपरा में घुस गया था और क्षत्रिय समाज के लिए और राजपूत समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए कन्हैया कुमार के प्रोग्राम को, अगले दिन कन्हैया कुमार को जो है कालिक और जूतों से जो है डंडों से बरसात हुई थी, ईटा पत्थर फेंका गया था, सुरक्षित वहां से वो वापस नहीं जा पाया था। ये वही शलभ प्रताप सिंह है जिसने प्रियंका रेड्डी के न्याय के लिए सरकार को चैलेंज कर दिया था कि मेरी बहन के साथ अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो मैं हैदराबाद में घुस कर गोलियां बरसा दूंगा उन चारों रेपिस्टों पर। ये वही शलभ प्रताप सिंह है जिसने कांग्रेस के उस विधायक से माफी मंगवा दिया था जिसने महाराणा प्रताप को शराबी कहा था और अय्याश कहा था। लिखित माफी मंगवा दिया था। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर, गूगल पे एक बार शलभ प्रताप सिंह टाइप करके देख लीजिएगा। हम क्या बताएंगे, विकिपीडिया आपको बता देगा कौन शलभ प्रताप सिंह। हिंदुस्तान में जब से हम लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं, क्षत्रिय समाज की कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जब जिस समय बैठ के वो नेशनल टीवी पे बैठ के समाजवादी पार्टी का वो प्रवक्ता सुनील यादव साजन कुछ भी अनाप शनाप बोल के निकल गया था और अगले दिन जब उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, उसके घर के बाहर लाठी डंडे पड़ने लगे, समाजवादी पार्टी कार्यालय को घेर लिया गया और आजमगढ़ के अंदर निरहुआ के स्टेज पे खड़े होकर बोला गया कि अगर तुम्हारे अखिलेश यादव जी, अगर तुम्हारा प्रवक्ता माफी नहीं मांगेगा तो शलभ प्रताप सिंह तुम्हारा ऐसा विरोध करेगा कि तुम्हारे अस्तित्व को उत्तर प्रदेश से मिटा दिया जाएगा। और आज आप लोग देख लीजिए कि राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, समर समाज, ब्राह्मण समाज ने जब उसको लात मारी तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से मिट गया और सुनील यादव साजन जैसे लोग गली गली में छुपे फिर रहे हैं और हम लोगों ने घुटने पे लाके रख दिया उन लोग को, मगर हम लोग ना झुके नहीं ना बिके कहीं नहीं। मैं बताना चाहता हूं समाज के साथियों को, तो अपने मुंह से अपनी तारीफ मैं करना नहीं चाहता हूं कि मेरे पास समय नहीं बचता, मैं जिंदगी भर सिर्फ लड़ना जानता हूं। आपके लिए, अपने लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ना भिड़ना, संघर्ष करना, जेलों की सलाखों के पीछे रहना, अपने ऊपर मुकदमे लगवाना और अपने ऊपर संगीन धाराओं और आरोपों को झेलना, यह हमारी फितरत हो चुकी है। कोई नया नहीं है ये योगेंद्र राणा और शलभ प्रताप सिंह के लिए। मगर मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाज आज क्षति झेल रहा है, नुकसान झेल रहा है। आज हम लोग इस कदर अपने भाई को देख रहे सलाखों के पीछे, तो उसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारे समाज के बड़े बड़े वो सूरमा संगठन के लोग ही जिम्मेदार हैं, जिनकी बदौलत हम लोगों ने कोशिश की थी आज मेरा भाई बाहर होता। बिल्कुल मैं कह रहा हूं और समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि कोई एक शब्द बोले आपको कहीं भी, चाहे वीडियो पे बोले, चाहे पोस्ट पे बोले, चाहे कमेंट पे बोले, अगर किसी जाति का आदमी, मैं आपको सभी को एक बात और बताना चाहता हूं कि योगेंद्र राणा ही वो चेहरा है जो राजपूत समाज को छोड़ के किसी और जाति और धर्म को समझ में भी नहीं आता है। जाट भी उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, गुज्जर भी उनको उल्टा सीधा बोलते हैं और भी जाति के लोग उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि योगेंद्र राणा एक ऐसा व्यक्ति है कि आप किसी समाज के हो, अगर आप मेरे समाज को बोलेंगे तो आपकी माँ बहन इज्जत सब उतार देंगे वहीं पे और खड़ी खड़ी वही गिरा के जो है आपके साथ ऐसा हाल करेंगे कि रात को आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए आज जाट गाली देता है, गुज्जर गाली देता है, बाकी समाज गाली देता है। सब नहीं देते हैं, मगर जिनको लगती है वो देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई योगेंद्र राणा से हमको और आपको ये चीज सीखना चाहिए कि अगर कोई दूसरी जात धर्म का आदमी आपके समाज को बोल रहा है, एक पोस्ट के नीचे उसका एक कमेंट आता है, तो जैसे मैं लाइव आ रहा हूं, मान लीजिए मैं योगेंद्र राणा और राजपूत समाज की बात कर रहा हूं, कोई जाट समाज, गुज्जर समाज, चमार समाज, भिमटे समाज, मिमटे समाज, कोई अगर यहां पे आके उल्टा सीधा कमेंट लिख देता है तो उसकी मां चोद दीजिए आप लोग। मैं खुली छूट दे रहा हूं। इतना गरियाइए उसको, इतना गरियाइए कि वो आदमी बेचारा रात में जहर खा के सुसाइड कर ले, तब मैं मानूंगा कि छत्री जाग चुका है। मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब आप जैसे भाइयों को देना है। हम जैसे भाई योगेंद्र राणा, शलभ प्रताप सिंह जैसे लोग लड़ते हैं। अगर हमारी लड़ाई में कोई बीच में आता है, कोई उंगली करता है, तो उंगली मत तोड़िए, उसका हाथ तोड़ दीजिए, तब हम मानेंगे कि हमारे साथ आप लोग हैं। तब लड़ने में भी मजा आएगा और बोलने में भी मजा आएगा। और अगर कोई बोल के निकल जाता है और आप लोग सुनते रहते हैं, तो अभी भी मुझे लगता है कि हमें काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। 728 साथी देख रहे, 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में ट्रेंड पे चलेगा ये वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अभी 7:42 हो रहा है, 7:42 हो रहा है। 8 बजे तक अगर ये वीडियो खत्म हो जाता है तो आप लोग अपना अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपना अपना लैपटॉप निकालिए। अगर आप अपने घर में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कुछ कर सकते हैं, तो योगेंद्र राणा के लिए दबा के ट्रेंड करिए, दबा के फोन करिए। राजस्थान की बीकानेर की शासन प्रशासन को हैशटैग चला दीजिए। वहां कंप्यूटर पे बैठे उंगलियां बिलबिलाने लगे उन शासन के लोग
बीकानेर की कोर्ट में और कचहरी में जो कल फैसला होने वाला है, उस फैसले के लिए जो बीकानेर के शासन प्रशासन के लोग कंप्यूटर पे एक्टिव है ना, उनके पास इतना हैशटैग चलाइए कि कल की डेट में जज साहब के कानों में जाके बोलना पड़े कि राजपूत समाज डंडा कर दिया है उपेंद्र राणा के लिए। इतना फोन आ रहा है, इतना मेल आ रहा है, इतना ट्विटर ट्वीट हो रहा है, इतने ज्यादा लोग पोस्ट कर रहे हैं, इतने ज्यादा लोग जो है आवाज उठा रहे हैं कि इस व्यक्ति को बाहर निकालो, नहीं तो राजस्थान में तहलका मच जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं साथियों, कोई बड़ी बात नहीं है। और शुरू कर दीजिए इसी वीडियो के खत्म होने के बाद से। मैं तरीका बताता हूं आप लोग को। आप लोग एसपी बीकानेर हैशटैग ढूंढिए ट्विटर पे, डीएम बीकानेर ढूंढिए, सीओ बीकानेर ढूंढिए, जो वहां का पूगल थाना है उसका हैशटैग ढूंढिए, सोशल मीडिया पे साफ सर्च करिए। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग हैशटैग चला सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पे आप लोग ट्वीट कर सकते हैं, एसपी बीकानेर को ट्वीट करिए कि अपने महापुरुष की फोटो लगा देने पे कौन सा अपराध होता है साहब कि हमारे समाज का व्यक्ति ऐसा लाखों के पीछे है। सवाल पूछिए आप लोग, जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। आप एक बार मुंह तो खोलिए। मैंने हमेशा कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये सूरत इसलिए बदलनी चाहिए कि आज अगर उपेंद्र राणा सलाखों के पीछे है तो कल को आप लोग इतना जागरूक हो जाइए कि उपेंद्र राणा सलाखों के पीछे ना जाए। हर जिले में उपेंद्र राणा के लिए कम से कम 10, 20, 50 साथी ऐसे तैनात रहे कि मेरा भाई जब वहां पहुंचे तो उसके पहुंचने से पहले आप लोग उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए खड़े हो जाइए। हमारी जाति और समाज एक ऐसा जाति और समाज है जो इतना जागरूक नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। आप सोचिए किसी और समाज का व्यक्ति वहां पे होता तो आपको लगता है क्या कि एक गाड़ी से वो जा रहा और पीछे उसके गाड़ियां लगा दी जाती हैं और कोई कुछ कर नहीं पाया। आप सोचिए किसी और समाज का लोग होता, चमारों के समाज के चंद्रशेखर रावण भी जाता है तो भी हर जिले में 10-20 गाड़ियां उसके पीछे लग जाती हैं। हमारे समाज का हीरो, हमारे समाज का फायर ब्रिगेड राजपूताना यूथ आइकॉन उपेंद्र राणा जाता है तो वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अभी भी जागने की देर है साथियों, अभी भी कुछ करने की देर है, अभी भी स्थिति और परिस्थिति को बदलने का दौर है साथियों। मेरी बात को समझिएगा। अगर वहां पे बीकानेर में समाज की 10, 20, 50 गाड़ियां उसके साथ गई होती उस चौराहे पे तो आपको लगता है क्या कि किसी पुलिस वाले के माई के लाल में इतनी औकात थी कि उसको थाने के अंदर पकड़ के ले जाता? नहीं थी। और मैं बताना चाहता हूं हिंदुस्तान के क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज को कि अगर जमीनी स्तर पर सच में और वास्तविकता में कोई आपकी समाज के लिए लड़ता है तो उस व्यक्ति को कहते हैं भाई उपेंद्र राणा। और आज अगर आपने उपेंद्र राणा को मजबूत नहीं किया, आज अपने उपेंद्र राणा जैसे भाई को आगे नहीं लिया, आज आपने उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए, उसके न्याय के लिए आप लोग मैदान में नहीं आए, तो आप जान जाइए कि समाज से आप एक ऐसे नायक को खो देंगे जिस तरीके से 15 साल से बिहार की जेल में बैठा है वो आनंद मोहन, जो एक समय में राजपूत समाज की आन बान और शान हुआ करता था। वो आनंद मोहन आज बिहार में 14-15 साल से जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है, मगर मेरा समाज कुछ नहीं कर पा रहा है। आप सोचिए पिछले कुछ वर्षों में हमने इतनी बड़ी क्षति झेली है कि आनंद पाल जैसे दादा आज हमारे मसीहा तो हुआ करते हैं, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, और चंद पुलिस वाले उनके ऊपर फायरिंग करके दौड़ा के गोली मार के उनको एनकाउंटर कर देते हैं और समाज उनको बचा नहीं पाया। तो कल को क्या आप शलभ प्रताप सिंह और उपेंद्र राणा जैसे साथियों को बचा लेंगे? मुझे तो भरोसा नहीं है। अगर बचा लेते तो आज उपेंद्र राणा जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते। दर्द है साथियों, दुख है मुझे, और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसी समाज, किसी संगठन, किसी जाति को कभी गलत नहीं कहता हूं, ना कभी नीचा दिखाता हूं, ना कभी उल्टा सीधा कहता हूं, ना कभी अपशब्द कहता हूं, क्योंकि वो मेरे समाज के लोग हैं, मेरा खून है, मेरे ही सब कुछ है, मेरे ही बड़े भाई, मेरे ही दादा हुकुम है। मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप किसी भी सेना में हो, आप कोई भी सेना में हो, आप सभी का सम्मान मेरे लिए एक समान है। आप कालवी साहब की सेना वाले हो तो भी आपको मैं नमन करता हूं, आप सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की सेना वाले हैं तो भी मैं आपको नमन करता हूं, आप वीर प्रताप सिंह वीरू जी की सेना वाले हैं तो भी मैं आपको नमन करता हूं। आप समाज के किसी भी संगठन के हैं, आप चाहे टाइगर बना फोर्स के हों, चाहे ओम बना फोर्स के हों, चाहे क्षत्रिय महासभा को, चाहे क्षत्रिय महासेना के हों, मैं सभी संगठन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी मिल के आवाज उठाइए। सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। आपने क्या किया, मैंने क्या किया और तूने क्या किया का समय नहीं रह गया। मैंने क्या किया, तूने क्या किया में करेंगे ना तो जिसके ऊपर बीत रही है वो तो बेचारा झेल जाएगा। अगर आप लोग औरत की तरह झगड़ा करेंगे तो झेलेंगे शलभ प्रताप सिंह और उपेंद्र राणा जैसे लोग, कोई बाहर से झेलने वाला नहीं है मेरे भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अभी ये सब पर्सनल एक दूसरे को फोन करके बात कर लिया करिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को नीचा मत दिखाया करिए, क्योंकि अगर आप लोग दूसरे की बुराई करते हैं उससे राजपूत समाज का ही नुकसान हो रहा है, उस पर राजपूत समाज का लोग मजाक उड़ा रहे हैं।
समाज के ऊपर लोग हंस रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप के सम्मान के लिए अगर उपेंद्र राणा अकेला भिड़ गया आपकी धरती पे जाके, तो आप तो वहां लाखों की संख्या पे हैं, उस उपेंद्र राणा की रक्षा कीजिए। मैं कहना चाहता हूं, हम लोग तो यहाँ पे करीब 2000 किलोमीटर दूर से बोल रहे हैं, मगर जो वहां पे 50-100 किलोमीटर, 200, 400, 500 किलोमीटर पे जो भाई बैठे हुए हैं मेरे, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं, मां भवानी की कसम है आप सभी को, मां करणी की सौगंध है आप सभी को, अगर आप सभी क्षत्रिय का रक्त हैं, आप सभी महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप सभी पृथ्वीराज चौहान की धरती से हैं, तो आप सभी को कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने अपने जिले में यह मांग करनी पड़ेगी सवेरे 10 बजे उठ के कि उपेंद्र राणा को रिहा किया जाए। राजस्थान के जितने भी जिले में राजपूत साथी हैं, राजपूत करनी सेना के लोग हो, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के लोग हो, करनी सेना के लोग हो, मूल करनी सेना के लोग हो, क्षत्रिय महासेना के लोग हो, क्षत्रिय महासभा के लोग हो, टाइगर बना फोर्स के लोग हो, जितने भी संगठन के लोग हैं राजस्थान में, उन सभी से शलभ प्रताप सिंह धर्म रक्षक सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाद में आप सभी के समाज का एक बेटा, राजपूतों का एक लड़का, आपके समाज का एक युवा, आपके समाज का संघर्ष करने वाला आपका एक छोटा सा सैनिक आप सभी से निवेदन करेगा कि कल की डेट में राजस्थान के ज्यादा से ज्यादा जिलों में आप सभी उपेंद्र राणा की रिहाई की मांग उठाइए। और मैं देखना चाहता हूं, मैं इसके लिए कोई वाहावाही वाली बात नहीं कर रहा हूं कि आपका बड़ा नाम हो जाएगा पेपर अखबार में, आप लोग छा जाओगे, मगर अगर आप लोग ऐसा करते हो तो हिंदुस्तान के करोड़ों राजपूत और युवाओं, हिंदुस्तान के करोड़ों क्षत्रिय राजपूत युवा भाई जो हैं, जो मेरे जैसे नौजवान हैं, जो मेरे जैसे मेरे छोटे भाई हैं, जो युवा हैं, उनकी पलकों पे राज करेंगे आप लोग, उनकी पलकों पे राज करेंगे आप लोग। और आप सभी के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी वहां पे आवाज उठाइए। और राजस्थान की धरती पे जितनी ज्यादा से ज्यादा, जितना भी जिला हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, जितने भी जिले हैं, चाहे कोटा हो, जितने भी जिले हैं राजस्थान में, हर जिले में आप लोग अपने अपने जिले में डीएम को, एसडीएम को ज्ञापन दीजिए, घेराव कीजिए, चौराहों पे भीड़ इकट्ठा कीजिए, और जगह जगह कम से कम छोटा छोटा कटिंग अपने हाथ में लेके उपेंद्र राणा को रिहा करो, उपेंद्र राणा को रिहा करो, उपेंद्र राणा को रिहा करो। ऐसा मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कांड राजस्थान में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो आज आप लोग उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेरे लोगों को देख रहे होते आंदोलन करते हुए। मगर ये जिला आपका नहीं, वो प्रदेश भी आपका है, इसलिए आप कर सकते हो जो वो मैं नहीं कर सकता हूं। मैं आपसे बस निवेदन कर सकता हूं, आपको उकसा सकता हूं, आपको भड़का सकता हूं, और आपकी रगों में खूनों को दौड़ा सकता हूं, क्योंकि मैं क्षत्रियों का वो योद्धा हूं जो घायल सांप को भी रेंगना सिखा देगा। शलभ प्रताप सिंह नाम है हमारा। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल अपने अपने राजस्थान के जिलों में इस आंदोलन को उठाइए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चाहे जितने भी राज्यों में आप हो, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, जितने भी, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, पंजाब में, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अगर मेरे साथी और मेरे भाई मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहली बात तो इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि उपेंद्र राणा की सच्चाई और वास्तविकता और उसकी महानता की वो किस्से, उसके ये तो बहुत छोटे किस्से मैंने सुनाए थे, अभी मैं शुरू करूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी, मगर उपेंद्र भाई की संघर्षों की कहानी नहीं खत्म होगी। इतनी ज्यादा संख्या में उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं और आप सभी को बताना चाहता हूं कि हाथरस में जब दोषी ठहरा दिए गए थे, सीबीआई ने जिनको कह दिया था कि ये रेपिस्ट हैं, ये गलत हैं, दुनिया के सारे न्यूज चैनल पे चल रहा था कि उन चारों को दोषी ठहरा दिया गया है, मगर वो राजपूत समाज के थे और उनके परिवार के लोगों ने बोला कि मेरे बच्चे निर्दोष हैं। अकेला वो शेर भिड़ गया जाके और जेलों के अंदर संघर्ष काटने वाला, पूरे 135 करोड़ की जनसंख्या में कोई हाथरस की जेलों में जेल काटा है तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति था, उपेंद्र राणा, और उसके साथ वो 4 भाई मेरे, प्रदीप राघव भट्टा, महेंद्र सिंह, राज सिंह दिल्ली का भाई, मेरा भाई उपेंद्र राणा। उन्हें छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में और कोई नहीं गया गिरफ्तार होने उन 4 क्षत्रिय निर्दोष भाइयों के लिए। याद रखिएगा इस बात को, जो हरियाणा से निकल के कभी हाथरस चला जाता है, कोई महाराष्ट्र में, मुंबई में घुस जाता है, जो कभी बीकानेर में अपने महाराणा प्रताप के लिए अकेला ही भिड़ जाता है, उस व्यक्ति को कहते हैं भाई उपेंद्र राणा। जो कभी चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा के अंदर गुड़गांव तक जाके बॉबी कटारिया को जमीन पे बैठा के माफी मंगवा देता है, जो सूरमा कभी के अपने दिन दहाड़े किसी तरह घुस के सतपाल तंवर के ऑफिस को तोड़ देता है और पूरे भीमसेना को घुटनों पर टिका देता है, राजपूतों की उस आवाज के नाम है भाई उपेंद्र राणा।
बस इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ तो कभी अब शब्दों का प्रयोग करके अगर वो अपने आप को महान समझ जाता तो 24 घंटे के अंदर एजाज खान को उसके घर में घुस के माफी मंगवाने का काम अगर लाइव वीडियो पे किसी ने किया है तो उस भाई का नाम है हरियाणा के उस राजपूत शेर उकंदर राणा। याद रखिएगा, इतना वायरल कीजिए इस वीडियो को कि कल से नहीं, अभी 7:53 हो रहा है, अगले 8 बजे से सोशल मीडिया के हर एक फेसबुक अकाउंट से मुझे इतने ज्यादा से ज्यादा पोस्ट चाहिए उकंदर राणा के समर्थन में कि राजस्थान की शासन प्रशासन घबरा जाए कि अगर अगले 10-12 घंटे भी इस राजपूत शेर को जेल में रखोगे तो हिंदुस्तान की सड़कों पर तहलका मच जाएगा। यह अल्टीमेटम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप सभी दीजिए। और भाई के सपोर्ट में पोस्ट डालने का मतलब ये नहीं कि उनकी फोटो लगा के जय 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 राजपूताना करना, नहीं, उनकी फोटो डाल के आप लोग सरकार को चेतावनी दीजिए कि अगर कल की डेट में फैसले में भाई उकंदर राणा को रिहा नहीं किया जाता है तो हम अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहरों में राजपूत समाज सड़कों पे उतरेगा और वो तांडव मचाएगा कि बीकानेर की शासन प्रशासन जिम्मेदार होगी जो हिंदुस्तान के लोगों को नुकसान होगा उस चीज के बाद से। साथियों, इस वीडियो को इतना वायरल किया जाए कि समाज के वो दुश्मन जो राजपूत समाज को आज कमजोर या हल्के में ले रहे थे वो समझ जाए कि उकंदर राणा वो शेर है कि उनकी छठी का दूध उन्हें याद दिला देगा। सभी साथियों से बोलना चाहता हूं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, दबा के लाइव को वायरल कीजिएगा। यूट्यूब पे जितने भी चैनल चल रहे हैं मेरे साथियों को, उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि उकंदर भाई की इस वास्तविकता को पूरी दुनिया के राजपूतों के सामने लाने का काम कीजिएगा। इस लाइव को 20,000 से ज्यादा लोगों ने देखा, उन सभी का धन्यवाद। अभी भी इस लाइव को 500 से ज्यादा साथी देख रहे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर क्षत्रिय, हर राजपूत 8 बजे से उकंदर भाई के लिए हर वो आवाज उठाएगा, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करेगा। एसपी बीकानेर, डीएम बीकानेर के शासन प्रशासन को, राजस्थान के शासन प्रशासन को इतना ट्वीट करिए कि वो सब समझ जाए कि राजपूत समाज जाग चुका है, भड़क चुका है। हमें किसी अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, हमें किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश की जरूरत नहीं है। हम क्षत्रिय खुद जिम्मेदार है अपने भाई उकंदर राणा को बचाने के लिए। दिखा दीजिए हिंदुस्तान के राजपूतों। जय भवानी मेरे साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आंखें लाल हैं, आंखों में दर्द है, आंखों में आंसू है, आंखों में खून भी है। बस हमें दर्द हो रहा है कि आज मेरा भाई सलाखों के पीछे है। आज मैंने बात बताई उस राजपूत के बारे में जिसने राजपूतों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हिंदुस्तान के हर एक राज्य में दिग्गजों को घुटनों पे बैठा दिया, अपने लाइव वीडियो पे माफी मंगवा दिया और लोगों के ऑफिस को क्षतिग्रस्त करके तोड़ दिया। वो राजपूत जो चला गया बंबई तक माफी मंगवाने, वो राजपूत जो चला गया हाथरस तक, वो राजपूत जो चला गया बीकानेर तक, और आज वो राजपूत जो बीकानेर की धरती तक चला गया, महाराणा के सम्मान के लिए अकेला भिड़ गया मेरा राणा, उस राजपूत की मैं बात कर रहा हूं। और आज वो राजपूत सलाखों के पीछे है, फिर भी वहां से रात में, ठंडी में, रात में, भोर में वो राजपूत अकेला सलाखों के पीछे बैठकर आंखें निहार के कहता है समाज से, जय राजपूताना, जय महाराणा, जय मां भवानी। दबा के शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को इतना वायरल किया जाए कि हिंदुस्तान के क्षत्रियों के खून में इतनी तेजी आ जाए, इतनी गर्मी दौड़ जाए, इतना करंट दौड़ जाए कि उनको पता चल जाए कि उकंदर राणा के लिए अब सड़कों पे उतरने का समय आ गया है, बैठने का समय नहीं है। जहां है वहीं से संघर्ष कीजिए साथियों, हिला के रख दीजिए सिस्टम को, सिस्टम हैंग कर दीजिए। इतनी मांग रखिए भाई उकंदर राणा के रिहाई के लिए। जय मां भवानी, जय महाराणा,